हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी अर्चिन के बारे में। जो ये टॉपिक है सीएसआई लाइफ साइंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सी अर्चिन के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे सी अर्चिन के अंदर एग एंड स्पर्म फ्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सी अर्चिन के स्पर्म एंड सी अर्चिन के एग के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तभी हम ये समझ पाएंगे कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर एक जनरल डायग्राम दिया गया है स्पर्म का। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्पर्म के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है हेड, सेकंड पोर्शन होता है नेक, थर्ड होता है मिडल पीस एंड फोर्थ होता है हमारे पास टेल। अब इसमें क्या होता है कि जो हेड वाला रीजन है, इसका जो ये एंटीरियर वाला पार्ट है जो आप ये देख सकते हो, इसके इस एंटीरियर वाले पार्ट के अंदर एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम हेड के अंदर वो पोर्शन होता है जिसके पास ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं। मतलब एक्रोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोम के पास एक बिंडिंग नाम की प्रोटीन होती है। प्लीज इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। एक्रोसोम के पास बिंडिंग प्रोटीन होती है जो लिगेंड या सिग्नल की तरह बिहेव करती है। किसके लिए? क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्पर्म है उसने एग को क्या करना है, फ्यूज करना है। लेकिन वो फ्यूज कैसे करेगा? इसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए फ्यूजन के लिए। और एग क्या करने वाला है? स्पर्म को रिसीव करेगा, तो उसके पास रिसेप्टर भी होना चाहिए रिसीव करने के लिए। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जो हमारा सी अर्चिन के अंदर जो एग है उसके पास एक विटेलाइन एनवेलप होती है, उसके पास एक रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर का नाम है ABR1। तो ABR1 एक रिसेप्टर है जो एग की वाइटालाइन एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके लिए लिगेंड की तरह बिहेव करता है बिंडिंग नाम का प्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम के ऊपर। और एक्रोसोम खुद कहाँ प्रेजेंट है? हेड वाले रीजन के अंदर। ये काम क्या करता है? इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? बिंडिंग प्रोटीन। प्लीज अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जो ये एक्रोसोम वाला पार्ट है इसके पास क्या होता है? बिंडिंग प्रोटीन होती है। और ये बिंडिंग प्रोटीन कैसे काम करती है? ये एक्ट करती है एज ए लिगेंड और बाइंड करती है एग के साथ। लेकिन एग के पास भी क्या होना चाहिए? बिंडिंग को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होना चाहिए और उस रिसेप्टर का नाम है EBR1। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? एग की वाइटालाइन एनवेलप के अंदर। इसके अलावा हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर है मिडल पीस। जो मिडल पीस है ये क्या काम करता है? हेड सॉरी नेक होता है वो क्या काम करता है? मिडल पीस और हेड को ज्वाइन करने का काम करता है। और मिडल पीस के पास क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब वो क्या करता है? मूव करता है। और टेल के अंदर क्या होता है? फ्लैजेला, अगेन जिसका काम क्या होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करना। तो अभी हमें ज्यादा बातें पता हो ना पता हो, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है। स्पर्म के पास प्रेजेंट होता है बिंडिंग नाम की प्रोटीन और इसी की हेल्प से क्या करेगा? जो हमारा स्पर्म है वो एग को क्या करने वाला है? फ्यूज करने वाला है। यहाँ पर आप एक स्लाइड देख सकते हो। यहाँ पे मैंने काफी कुछ एडिशनल बातें रखी है, आप इसको फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। मेन मेन चीजें क्या है जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है?
वो हमने कह ही दिया कि जो स्पर्म है उसके हेड में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्रोसोम है ये हमारा गोल्जी एपरेटस से क्या होता है, डिराइव होता है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि एक्रोसोम कहाँ से डिराइव होता है। तो एक्रोसोम कहाँ से डिराइव होता है, गोल्जी एपरेटस से डिराइव होता है। इसके अलावा हमारे पास कई बार क्या क्या होता है कि जो हमारे पास स्पर्म का हेड वाला रीजन होता है, कई स्पीशीज के अंदर वहां पे एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है एंड एक्रोसोम का जो वेसिकल है। ध्यान रखना, स्पर्म का न्यूक्लियस भी हेड वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये बात हम कर ही चुके हैं कि इसका जो टेल वाला पोर्शन होता है, टेल वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अलावा हमें इस इसका भी ध्यान रखना है कि फ्लैजिला को बनाने के लिए एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ट्यूबुलिन क्या है, बेसिस है फ्लैजिला को बनाने के लिए। इसके अलावा और भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है हमारे पास। जैसे एक प्रोटीन का नाम यहाँ पे दिया है डाइनिन प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन है जो स्पर्म की प्रोपल्शन में हेल्प करती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एग के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो अगर हम यहाँ पे एग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या चीज है, सबसे पहले जो सी अर्चिन का एग है, इसके एग के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है और उस लेयर को बोलते हैं एग जेली। एग जेली जो है ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो स्पर्म को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो सी अर्चिन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, वाटर के अंदर होती है। वाटर के अंदर मतलब सी अर्चिन की बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर। तो सी अर्चिन का जो एग है वो क्या करता है, अपना इसका जो एग जेली वाला पार्ट है, ये अपने एग जेली वाले पार्ट से एक प्रोटीन रिलीज करता है। उस प्रोटीन का नाम है रिसेप्ट, या कई बार ये रिलीज करता है आपका स्पिरेक्ट। अब ये जो प्रोटीन है ये स्पर्म को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ में ये स्पर्म को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि एग के पास सबसे बाहर एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एग जेली कहते हैं। और ये क्या रिलीज करता है, एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, रिसेप्ट। और कई बार स्पिरेक्ट भी रिलीज करता है जो स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है और साथ में अट्रैक्ट भी करता है, एक्टिवेट भी करता है। इसीलिए इसे हम कॉमनली बोलते हैं सैप, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। इसके अलावा आप यहाँ पर सेकेंड देख सकते हो कि हमारे पास एग जेली के अंदर यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, विटिलाइन एनवेलप है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो विटिलाइन एनवेलप है, इसी के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्पर्म के लिए और उस रिसेप्टर का नाम है EBR1। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विटिलाइन एनवेलप के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, एग की सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे इसके अलावा इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप बहुत सारी छोटे छोटे से वेसिकल्स देख सकते हो। इन वेसिकल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ध्यान रखना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी आपका गोल्जी एपरेटस से ही डिराइव होता है। जैसे हमने स्पर्म के केस में बात की थी कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बनाने वाला कौन था, गोल्जी एपरेटस। इसी तरीके से जो हमारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहां से डिराइव होती है, तो ये हमारे पास आपकी गोल्जी से डिराइव होती है। सेकेंड पॉइंट है, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रही थी कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ से डिराइव होते हैं, गोल्जी एपरेटस से डिराइव होते हैं। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए।
जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इसका एक अलग से ही पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कैसे पॉलीस्पर्मी में हेल्प करते हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा एग के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जो हमारा एग है, एग के पास क्या प्रेजेंट होता है, एग के पास एक जो वाइटालाइन एनवेलप है, वो किसके लिए जरूरी है, स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए ऑफ द स्पर्म। और इसके लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर का नाम क्या है, EBR1। इसके अलावा बहुत सारे एग ऐसे होते हैं जो वेटेलाइन एनवेलप के बाहर एक लेयर और कंटेन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एग जेली, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द वेटेलाइन एनवेलप। ठीक है। और जो ये वेटेलाइन एनवेलप है, इसका मेन काम क्या होता है, स्पर्म को अट्रैक्ट करना और साथ में उसको एक्टिवेट भी करना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगेन हमें पता होना चाहिए कि जो वेटेलाइन एनवेलप है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, EBR रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर किसके लिए है, स्पर्म के लिए है। और स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, EBR1 के लिए एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, बिंडिंग। इसके अलावा अभी अभी हमने बात की कि जो ये हमारी एग जेली है, एग जेली क्या रिलीज करती है, रिसेप्ट या फिर स्पिरिट रिलीज करती है, जो क्या होते हैं, एक हमारे पास अमाइनो एसिड के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन ही है। और काम क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करने का और साथ में अट्रैक्ट करने का भी। इसीलिए कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सैप, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। अब इसके अलावा हम यहाँ पे सारी बातें कर चुके हैं कि हमारे पास जो एग है, एग के अंदर जो उसका सेंटर वाला पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये जो ग्रेन्यूल्स है ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं और कहाँ से डिराइव होते हैं, गोल्जी से डिराइव होते हैं। और ये किसका होमोलोगस होते हैं, एक्रोसोम वेसिकल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के अंदर। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, वो क्या है कि अगर हम सी अर्चिन के बारे में बात करते हैं, तो जो सी अर्चिन का स्पर्म है, उस एक सिंगल स्पर्म के पास जस्ट ओनली वन एक्रोसोम वेसिकल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम उसी सी अर्चिन के एग के बारे में बात करें, तो उसके एग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये भी गोल्जी से डिराइव है, एक्रोसोम वेसिकल भी गोल्जी से डिराइव है, लेकिन स्पर्म के पास एक ही एक्रोसोम वेसिकल है। लेकिन अगर हम एग की बात करते हैं, उसके पास एक सिंगल एग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम क्या है। तो सबसे पहला काम तो ये कि इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा इनका और क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो हमारे पास ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन्स ये भी कंटेन करता है, एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, हाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे बहुत ही इनके मेन फंक्शन के बारे में बात करें, तो सबका मेन फंक्शन एक ही है कि हमें क्या करना है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना है। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि अगर एक एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज हो गया है, तो अब हमें एडिशनल स्पर्म का फ्यूजन नहीं करवाना है, इसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काफी बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो जो चीजें स्टोर करता है, जैसे हमारे पास हमें फर्स्ट क्या था, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन्स, सेकंड था एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड था हाइलिन प्रोटीन। तो ये सारे किसमें हेल्प करते हैं, मेन काम क्या है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं इनके किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। लेकिन अगेन उससे पहले हम दोबारा एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या बातें यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया, एक बार उसको दोबारा नोट कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड वाला रीजन होता है, उस हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम के वेसिकल्स होते हैं। और उस एक्रोसोम के वेसिकल पे एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, बिंडिंग।
जो कैसे काम करती है, लिगेंड की तरह काम करती है। पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो एग है, ऐसे तो एग के बहुत सारे पार्ट है, बट दो मेन पार्ट, कि जो एग के सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एग जेली। ये जो एग जेली है क्या करती है, सैप रिलीज करती है, स्पर्म एक्टिविटी पेप्टाइड, जो स्पर्म को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं, वाटर के अंदर, और साथ में स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग करवाते हैं। इसके अलावा जो एग है बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जो विटेलाइन एनवेलप है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है, EBR1। तो अभी हमें ये तीन बातें पता होनी चाहिए। स्पर्म के पास बिंडिन है, और एग के पास उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, EBR1, जो कहां प्रेजेंट होता है, विटेलाइन एनवेलप में। और ये दोनों के दोनों फ्यूज कहां पे होते हैं, वाटर के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो उसके कुछ हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इधर क्या है कि जब स्पर्म और एग ने इंटेक करना होता है, तो उसकी इंट्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कीमो इंट्रैक्शन। अभी कीमो इंट्रैक्शन क्या होता है, पानी के अंदर जो एग है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल को सेंस करता है स्पर्म, और जहां से वो केमिकल रिलीज होते हैं, स्पर्म वहां की तरफ क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। तो पहला स्टेप क्या है, कीमो अट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो स्पर्म है उसकी बाइंडिंग होती है, और बाइंडिंग कहां पे होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, हमारे पास जेली, एग जेली प्रेजेंट होती है एग के बाहर, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है कि स्पर्म का एक्सोसाइटोसिस होता है। इसके बारे में अभी हम पिक्चर से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो एक्रोसोम वेसिकल्स है उनका क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने सारे के सारे एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देता है। और जैसे ही एक्रोसोम वेसिकल से एंजाइम रिलीज होते हैं, जो हमारा स्पर्म है, उसके बाद क्या होता है, उसकी बाइंडिंग हो जाती है एग के साथ, और जिसे हम कहते हैं फ्यूजन। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको पिक्चर के हेल्प से। मेरे पास यहाँ पे दो डायग्राम है। पहला डायग्राम मैंने यहाँ पे कैम्बेल की बुक से लिया है, और जो सेकंड डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे गिलबर्ट की बुक से लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैम्बेल वाली बुक वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, तो ध्यान से प्लीज इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, तो हमारे पास एक पर्पल कलर की यहाँ पे इस तरीके से मेम्ब्रेन दिखाई है। इस पर्पल कलर वाली मेम्ब्रेन का नाम ही क्या है, यही हमारे पास है विटेलाइन एनवेलप। और यहाँ पे हम सभी को ये इस तरीके से कुछ रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा है, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। कि विटेलाइन एनवेलप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर होता है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस रिसेप्टर का नाम क्या होता है, EBR1। अब इसके बाद देखिए, विटेलाइन एनवेलप के बाहर बहुत सारा हमारे पास येलो कलर वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं एग जेली। और इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, एग मेम्ब्रेन, मतलब जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पे भी छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। इस ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ पर हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्ट। कि जो स्पर्म है वो सबसे पहले एग के कांटेक्ट में जरूर आता है, लेकिन किसके कांटेक्ट में आता है, एग जेली का जो कोट है विटेलाइन एनवेलप के बाहर, उसमें आता है। आप यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हो। यहाँ पे ध्यान से अगर हम इस पोर्शन को देखें, तो हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप इस पोर्शन को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जो स्पर्म का ये हेड वाला पोर्शन है, ये जो पर्पल कलर वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, एक्रोसोम है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एग जेली।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, द स्पर्म कांटेक्ट द एग जेली कोट, और ये ट्रिगर करती है एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोम। आप यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि जो हमारे पास ये आपका सेकंड वाला डायग्राम है, ये हमें क्या दिखा रहा है कि एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, जहां पर एक्रोसोम अपने सारे के सारे एंजाइम्स को रिलीज कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि जो एक्रोसोम थे, यहाँ पे देखिए इस एक्रोसोम के पास, रियली सॉरी शायद मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया था, ये पर्पल कलर वाला पार्ट, सॉरी हमारे पास ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, सॉरी रियली सॉरी, ये न्यूक्लियस है और इसके आगे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो सेकंड वाले डायग्राम के अंदर एक्रोसोम यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सारे के सारे एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। और जैसे इसने अपने एंजाइम रिलीज किए, देखिए थर्ड वाला डायग्राम देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। हमें इस डायग्राम के अंदर क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से हमें कुछ इलोंगेटेड सा पोर्शन नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से पीछे वाला डायग्राम देखोगे तो एक्रोसोम के पीछे हमें कुछ ये पैरेलल में कुछ ऐसे रिंग्स नजर आ रही थी। एक्चुअली ये हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट है। तो आप इस डायग्राम के अंदर आगे क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, आप अगर दोबारा देख लीजिए कि जो एक्टिन के फिलामेंट है, देखो वो यहाँ पे एक ऐसे कुछ पैरेलल में कुछ इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये जो इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं एक्रोसोम प्रोसेस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्रोसोम प्रोसेस। इसकी वजह से होता क्या है, तो इसकी वजह से ये होता है कि जो बिंडिंग नाम का लिगेंड प्रेजेंट था एक्रोसोम के ऊपर, वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है। और जैसे ही देखिए यहाँ पर एक्सपोज हुआ, अब इसको बहुत ध्यान से प्लीज इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास ये कुछ यहाँ पे पर्पल कलर वाला पार्ट दिखाया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रिसेप्टर के साथ आकर देखिए बाइंड हो गया है। अगर हम इसका कंटेंट पढ़े तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी यही है कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो जाते हैं एक्रोसोम से, तो वो क्या करते हैं, वो एक होल क्रिएट कर देते हैं इन द जेली कोट, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट ग्रो होते हैं और क्या बनाते हैं, एक्रोसोम प्रोसेस। एक्रोसोम प्रोसेस क्या है कि इलोंगेटेड सा पोर्शन जो यहाँ पे बना हुआ है, जो प्रोट्रूड होता है फ्रॉम द स्पर्म हेड, और ये एग जेली को क्या कर देता है, यहाँ पे उसके अंदर एक होल बना देता है, पेनिट्रेशन कर देता है। और इसकी वजह से जो प्रोटीन होती है ऑन द सरफेस ऑफ एक्रोसोम वेसिकल, वो क्या हो जाती है, वो एक्सपोज हो जाती है। अब अगर वो प्रोटीन एक्सपोज होगी तो अब वो क्या होगा, जो हमारे पास रिसेप्टर था वहां पे आके बाइंड हो जाएगी। और ये प्रोटीन कौन सी है, उसी प्रोटीन का नाम क्या है, बिंडिन है। आप यहाँ पे लास्ट में डायग्राम देखिए देख सकते हो, इसके अंदर अच्छे तरीके से दिखाया है कि यहाँ पर जो स्पर्म है उसका कॉन्टेक्ट हो गया है एग की मेम्ब्रेन के साथ, और जैसे ही हमारे पास ये कॉन्टेक्ट हुआ तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अंदर पड़े हुए थे, देखिए ये यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे अपना सारा का सारा कंटेंट रिलीज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही अपना कंटेंट आपका क्या कर रहे हैं, रिलीज करना शुरू करें। क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस मेम्ब्रेन को पूरा पूरा एकदम थिक करना है। थिक क्यों करना है, थिक इसलिए करना है ताकि यहाँ पे एडिशनल स्पर्म अब इस एग को फ्यूज ना कर पाए, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्म को प्रिवेंट कर। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोटी सी लेयर बना देते हैं और इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन एनवेलप। तो ये हमारे पास था कैम्बेल की बुक वाला डायग्राम। अब आप यहाँ पे जो हमारे पास एक गिलबर्ट की बुक है, आप इसका डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, ये भी हमें वही बता रही है। यहाँ पे देखिए सबसे अंदर हमारे पास ये क्या है, एग सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन विटेलाइन एनवेलप, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, जेली लेयर, जो विटेलाइन एनवेलप के बाहर है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जेली लेयर के। और जैसे देखो यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ध्यान रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम प्रोसेस। और इसके बाद जो हमारे पास एग जेली है वो क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट, और डाइजेशन के बाद
बाइंडिंग हो जाएगा ब्रिटल एंड एनवेलप के साथ और यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा एग का स्पर्म के साथ। हम यहाँ पे एक डायग्राम और देख सकते हैं, ये भी कैम्बेल की बुक से ही लिया गया है, आप इस पिक्चर को भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन दिखाई है और इसके पास यहाँ पे आप दोबारा देखिए अच्छे तरीके से, अगर हम इस पोर्शन को देखें तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से देखिए हमारे पास ये ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं, ये हमारे पास क्या है, ये बिंडिन नाम की प्रोटीन है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी वाले डायग्राम के अंदर की देखिए जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन होता है तो एक्रोसोम रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये बिंडिन क्या हो जाता है, एक्सपोज, और सारे एंजाइम क्या होते हैं, बाहर रिलीज। आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर तो काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो, बिंडिन पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्सपोज हो गया है। और अब वो क्या कर देगा, हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो अब कई बार हमें क्या होता है, इन दो तीन टर्म के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्रोसोम प्रोसेस क्या है, एक्रोसोम वेसिकल्स क्या है, या एक्रोसोम रिएक्शन क्या है। तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, एक्रोसोम एक कैप लाइक पार्ट है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्पर्म के मतलब फ्यूजन में हेल्प करते हैं। और वो सारे एंजाइम्स कहाँ से डिराइव होते हैं, गोल्गी से डिराइव होते हैं। लेकिन एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, जब स्पर्म का हेड एग की, जो एग का सबसे बाहर वाला पार्ट था, बाहर वाला पार्ट कौन सा था, एग जेली, जैसे ही वो उसको पेनिट्रेट करता है तो सारे के सारे एंजाइम बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही एंजाइम बाहर आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एक ऐसे इलोंगेटेड साइड एक क्या हुआ था, एक फिंगर लेग प्रोसेस राइज हुआ था। उस फिंगर लेग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि किस तरीके से जो हमारा एग है उसके साथ कैसे स्पर्म फ्यूज करता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर। तो प्लीज आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो CSR के अंदर, नेट के अंदर पूछे गए हैं। अब हम थोड़े से दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो PYQ मतलब जो लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं नेट के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is a species specific protein in sea urchin which plays important role in recognition during the acrosomal reaction। तो पहला ऑप्शन है बिंडिन जो एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन है एविडिन नो, कॉटिलिन नो, कॉटिलिगेनस नो। जैसे हम सभी को अच्छे तरीके से पता है कि एक्रोसोम के ऊपर बिंडिन होता है एंड वाइटल एंड एनवेलप के ऊपर क्या होता है, EBR1। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो आपका 2020 में पूछा गया है, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इकाइनोडर्म्स स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सी अर्चिन के केस में जो स्पर्म की डायरेक्शन है इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन प्रोवाइड करता है, तो हमने बात की थी सैप। सैप क्या होता है, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, जो कौन रिलीज करता है, एक्चुअली हम लोग ने दो पढ़े थे, पहला था रिसेक्ट और सेकंड हमारे पास था स्पिरिट। तो पहला ऑप्शन है कैल्सिनुरिन जो आंसर गलत है, बिंडिंग नो, थर्ड रिसेक्ट बिल्कुल सही है, EBR1 तो क्या होता है, रिसेप्टर होता है जो स्पर्म की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं करता है। तो आप देख सकते हो इतना इजी क्वेश्चन जो है आपका अभी 2020 में ही पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सी अर्चिन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कैन बी इंश्योर्ड only after specific interaction between the sperm protein जिसका नाम क्या होता है, बिंडिंग, एंड द रिसेप्टर ऑन द विटरनल एनवेलप जिसका नेम क्या होता है, एक बार हम इसको साथ साथ में लिख ही लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेक्शन किसके बीच में होती है, स्पर्म प्रोटीन। तो स्पर्म प्रोटीन का नाम क्या था, बिंडिंग, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड रिसेप्टर जो एग की विटरनल एनवेलप के ऊपर होता है इसका नाम क्या है, EBR1 है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन एग्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ, पहला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ EBR1 प्यूटेटिव बिंडिंग रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जो एकदम गलत है।
हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो ABR1 है वो किसके सरफेस पे होता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एग की विटिलाइन एनवेलप के ऊपर। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिंग जस्ट बिलो द एग जेली, ये भी हमारे पास गलत है क्योंकि बिंडिंग का एक्सप्रेशन कहां पर होता है, एक्रोसोम के ऊपर, एग जेली में तो नहीं होता है। सी ऑप्शन कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ EBR1 ऑन द एग विटिला एनवेलप, जो एकदम सही ऑप्शन है। पर डी भी एक बार देख लेते हैं, डी बोल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द एग विटिला एनवेलप, अगेन जो हमारे पास क्या गलत है। एग की विटिलाइन के ऊपर क्या एक्सप्रेस होता है, EBR1, और बिंडिंग का एक्सप्रेशन कहां पर होता है, ऑन द एक्रोसोम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो अभी ही इसी साल आए हैं जून 2023 के अंदर। ये देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट फर्टिलाइजेशन अकरिंग इन द सी अर्चिन। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, a chemo attraction of the sperm to the egg is mediated by sperm activating peptide like binding। तो हमारे पास ये क्या हो गया, गलत हो गया है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो कीमो अट्रैक्शन होता है स्पर्म का एग की तरफ, उसको कौन मीडिएट करता है, सैप जरूर होता है, बट उस सैप का नाम क्या है, उस सैप का नाम क्या है, रीसेक्ट है। और सेकेंड नेम हमने क्या किया था, आपका स्पीरेक्ट किया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। एंड अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए भी नहीं बनता है, बी भी नहीं बनता है और डी भी नहीं बनता है, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं बी, सी, डी और ई हमारे पास क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एंजाइम। अगर बिल्कुल सही है, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। सी क्या कहता है, कैपेसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्रोसोम प्रोटीन मीडिएटिंग द क्रिटिकल स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट इज रीसेप्ट। ये हमारे पास गलत हो गया है, क्योंकि एक्रोसोम प्रोटीन कौन सी होती है, बिंडिंग होती है, रीसेप्ट तो नहीं होती है। ठीक है, और हमारे पास ई स्टेटमेंट क्या कहता है, द स्लो ब्लॉक जो होता है पॉलिस्पर्मी का, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है। जो भी हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया है, बट आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पॉलिस्पर्मी है, एक उसमें स्लो ब्लॉक होता है और एक हमारे पास फास्ट ब्लॉक होता है। तो जो हमारा स्लो ब्लॉक है वो किसकी वजह से होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ आंसर्स और यहीं पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू सो मच।